ग्विन को अक्सर ग्रैबर से जुड़े डरावने सपने और भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। उसी स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का अर्नेस्टो उससे दोस्ती करता है और एक दिन उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। डेट के दौरान अर्नेस्टो ग्विन से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें ग्रैबर के दर्शन होते हैं, तुम खास हो। लेकिन इसी वजह से स्कूल में ग्विन को लगातार तंग किया जाता है। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ तो उसे चुड़ैल तक कहने लगते हैं। एक रात अपने कमरे में सोते हुए ग्विन एक भयानक सपना देखती है। वो देखती है कि ग्रैबर कुछ बच्चों का पीछा कर रहा है और फिर बेरहमी से उन्हें मार देता है। बर्फ पर एक बच्चे की पीली जैकेट पड़ी होती है और पास ही बर्फ पर डब्ल्यू लिखा होता है। अचानक ग्विन की नींद खुलती है और उसी पल घर का फोन बजने लगता है। वो फोन उठाती है लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं होता। घबराकर वो फिनी के कमरे में जाती है, उसे जगाकर अपना सपना बताती है। लेकिन फिनी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसे भी बार बार मरे हुए ग्रैबर के दर्शन होते रहते हैं। इसे पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, जो किसी बड़े हादसे के बाद किसी को भी हो सकता है। अगले दिन काम से लौटते वक्त फिनी के पास एक पब्लिक फोन अचानक बजने लगता है। गुस्से में वो रिसीवर उठाकर कहता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन उधर से फिर भी कोई आवाज नहीं आती। वो फोन रखकर चला जाता है। कैमरा फोन पर टिकता है, जिस पर साफ लिखा होता है, आउट ऑफ ऑर्डर। अगर फोन खराब था तो फिर वो बजा कैसे? इधर ग्विन को फिर एक सपना आता है। वो देखती है कि उसी जगह ग्रैबर बच्चों को मार रहा है। तभी बर्फ के नीचे से एक बच्चे की आत्मा बाहर आती है और बर्फ पर लिखती है, डब्ल्यू से पहले बी। उसी पल फोन की आवाज से ग्विन जाग जाती है। वो घर से बाहर निकलती है। ग्रैबर के घर के सामने एक और घर होता है। ग्विन उसके बेसमेंट में जाती है। वहां फोन सच में बज रहा होता है। जैसे ही वो रिसीवर उठाती है, दूसरी तरफ उसकी मां की आवाज आती है, मैं अल्पाइन लेस ग्रेस पेंडलाकॉम से कॉल कर रही हूं। इससे पहले कि ग्विन अपनी मां से कुछ पूछ पाती, खराब सिग्नल की वजह से फोन कट जाता है। तभी उसके सामने ग्रैबर का मरा हुआ भाई खड़ा दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर एक गहरा जख्म होता है। उसी पल फिनी वहां पहुंचता है और ग्विन को उसकी तंद्रा से बाहर निकालता है। ग्विन कहती है, मुझे अजीब अजीब दर्शन हो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिन्नी उसे घर वापस ले जाता है। अगली सुबह ग्विन फिन्नी के लिए उसी जगह की एक प्लेट लेकर आती है, जिसका जिक्र उसकी मां ने फोन पर किया था, एल्पाइन लेस्कैम्बे। वो बताती है कि पिछली रात उसकी मां ने वहीं से फोन किया था, लेकिन ठीक से बात नहीं हो पाई। फिन्नी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी उनके पिता वहां पहुंचते हैं। एल्पाइन लेस्कैम्बे की प्लेट देखकर वो चौंक जाते हैं और बताते हैं कि ग्विन की मां कभी एल्पाइन लेस्कैम्बे की सदस्य हुआ करती थी। ये सुनकर फिन्नी को यकीन हो जाता है। अब साफ हो जाता है कि ग्रैबर, एल्पाइन लेस्कैम्बे और उनकी मां तीनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है। ग्विन वहां जाना चाहती है। अर्नेस्टो भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। फिन्नी पहले मना करता है, लेकिन अपनी बहन की सुरक्षा के लिए आखिरकार मान जाता है। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचते हैं, जोरदार बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। आगे कुछ दिखाई नहीं देता। फिन्नी गाड़ी से उतरकर रास्ता दिखाता है। तभी उन्हें एक घोड़े पर सवार एक लड़की मिलती है, जो बताती है कि वो एल्पाइन लेस्कैम्बे की सुपरवाइजर है। वही उन्हें वहां तक ले जाती है। एल्पाइन लेस्कैम्बे पहुंचकर फिन्नी एक पुराना फोन देखता है। थक चुकी ग्विन अंदर जाकर सो जाती है। नींद में उसे फिर वही जमी हुई झील दिखाई देती है। पानी से एक बच्चा बाहर आता है और बर्फ पर WBHEB लिखता है। ग्विन को इसका मतलब समझ नहीं आता। इधर बाहर फिन्नी के सामने वही पुराना फोन बजने लगता है। वो उठाकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फोन रख देता है, लेकिन फोन दोबारा बजने लगता है। मजबूर होकर वो फिर उठाता है। इस बार दूसरी तरफ ग्रैबर की आवाज आती है, नर्क आग से नहीं, बर्फ से बना होता है, क्योंकि बर्फ आग से ज्यादा दर्द देती है। फिन्नी जवाब देता है, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हें मार चुका हूं। ग्रैबर हंसकर कहता है, मौत सिर्फ एक शब्द है। अचानक फिन्नी अपनी बहन ग्विन की चीख सुनता है। वो दौड़कर उसके पास जाता है। फिन्नी के पहुंचते ही ग्विन अपने बुरे सपने से जाग जाती है। अगली सुबह ग्विन, फिन्नी और अर्नेस्टो घूमते हुए बात करते हैं। ग्विन अर्नेस्टो को बताती है कि फिन्नी ने फोन पर ग्रैबर की आवाज सुनी थी। कैंप का मालिक उन्हें खाने पर बुलाता है और कहता है कि वो ग्विन की मां को जानता था। वो जिंदगी से भरी हुई थी, हमेशा खुश रहती थी। इसी वजह से हमने इस जगह का नाम स्टारलाइट रखा। खाने के बाद फिन्नी उससे पूछता है कि उसने बाहर फोन बूथ क्यों लगवाया है। मालिक बताता है कि वो सालों से खराब पड़ा है।
ये सुनकर फिन्नी हैरान रह जाता है, क्योंकि फ़ोन उसी रात 2 बार बज चुका था। तभी फ़ोन फिर बजता है। फिनी रिसीवर उठाता है। इस बार एक बच्चे की आवाज़ आती है। हम जैसे और बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, हमें बचाओ। अचानक फ़ोन बूथ के पास 3 बच्चों की आत्माएं मदद की गुहार लगाती हैं। इससे पहले कि फिनी कुछ समझ पाता, वे तीनों गायब हो जाते हैं। उस रात ग्विन को फिर सपना आता है। वो देखती है कि उसकी माँ एक बच्चे से फ़ोन पर बात कर रही है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ में भी वही शक्तियाँ थीं जो ग्विन में हैं। फिर वो देखती है कि 1957 में इसी कैंप में ग्रैबर ने सबसे पहले जिन 3 बच्चों को मारा था, वे कौन थे। एक बच्चा बर्फ में जंगल की ओर भागता है। ग्वेन उसका पीछा करती है और उसकी खून से सनी जैकेट देखती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो खिड़की के बाहर दूसरे बच्चे को देखती है। वो उसे केबिन तक ले जाता है। इधर फिनी अर्नेस्टो से कहता है, मैं फ़ोन बूथ जा रहा हूं, तुम ग्वेन के पास रहो। जब अर्नेस्टो ग्वेन के कमरे में जाता है तो वो वहां नहीं होती। उसी समय फिनी फ़ोन उठाता है। ग्रैबर कहता है, इस बार मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीन लूंगा, तुम्हारी बहन ग्वेन। उसे तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। तभी दिखाया जाता है कि ग्रैबर कुल्हाड़ी लेकर ग्विन पर हमला कर रहा है, लेकिन अर्नेस्टो और बाकी लोग पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि ग्विन पर कोई अदृश्य ताकत हमला कर रही है। उसे संभालना मुश्किल होता है। फिनी भी पहुंचता है और सब मिलकर ग्विन को बचाते हैं। आखिरकार ग्रैबर की आत्मा वहां से निकल जाती है। असल में ये सब ग्विन की ड्रीम वर्ल्ड में हो रहा था। ग्रैबर केवल उसी पर हमला कर सकता है जब वो सो रही होती है। ग्विन जागती है। कैंप का मालिक बताता है कि 1957 में यहाँ से 3 बच्चे हमेशा के लिए गायब हो गए थे, जिनके शव कभी नहीं मिले। ग्विन कहती है कि अगर उन बच्चों के शव मिल जाएं और सही रस्में पूरी की जाएं, तो ग्रैबर की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उन बच्चों की आत्माओं को शांति मिल जाएगी। मालिक उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जिसमें ग्रैबर भी होता है। वो बताता है कि ग्रैबर का असली नाम वाइल्ड बिल हिकॉक था, वही अक्षर जो ग्विन ने अपने सपनों में देखे थे। उन्हें यह भी पता चलता है कि ग्रैबर एक बेहतरीन स्केटर था। वे हर जगह बच्चों के शव ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उस रात फिनी ग्विन से कहता है कि अगर वो उसे सपनों में नहीं बचा पाया तो ग्विन को खुद अपने डर से लड़ना होगा। जब ग्विन दोबारा सोती है तो वो देखती है कि ग्रैबर ने एक अखबार बांटने वाले लड़के को कैद कर रखा था। उसकी माँ वहां पहुंचती है, लेकिन ग्रैबर उसे भी पकड़ लेता है और सच छिपाने के लिए ग्रैबर उसकी माँ को मार देता है। यहीं पहली बार ग्विन को सच्चाई पता चलती है। उसकी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे ग्रैबर ने ही मारा था। अब ग्विन और फिन्नी को आखिरकार पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। ड्रीम वर्ल्ड में ग्रैबर ग्विन के सामने प्रकट होता है और कहता है, ये मेरी नर्क की दुनिया है, यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। वो ग्विन पर हमला करता है। जिन आत्माओं ने उसके सपनों में उसके शरीर में प्रवेश किया था, वे अब असल दुनिया में भी उसके शरीर पर असर डालने लगती हैं। इसका मतलब साफ था, अगर ग्विन सपने में मारी गई तो वो हकीकत में भी मर जाएगी। ये देखकर अर्नेस्टो और बाकी सभी लोग ग्विन को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। उधर ड्रीम वर्ल्ड में ग्विन ग्रैबर से भाग रही होती है। तभी फिन्नी दरवाज़ा खोलता है और उसे बचा लेता है। ग्विन अब जमी हुई झील पर दौड़ रही होती है। वो कैंप के मालिक को देखती है, जो अब भी बच्चों के शव ढूंढने की कोशिश में झील की बर्फ तोड़ रहा होता है। चारों ओर बच्चों की आत्माएं चिल्ला रही होती हैं। तभी फोन बूथ का भूतिया फोन बजता है। ग्विन रिसीवर उठाती है। दूसरी तरफ ग्रैबर की आवाज आती है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। कैंप के मालिक के पीछे ग्रैबर दिखाई देता है, जो कुल्हाड़ी से बर्फ काटता जा रहा होता है। बर्फ टूटती है और मालिक झील के पानी में गिर जाता है। फोन बूथ के अंदर से ग्विन ये सब देखती है और उसे बचाना चाहती है, लेकिन ग्रैबर पीछे से कांच तोड़कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इधर असल दुनिया में ग्विन का शरीर फिन्नी, अर्नेस्टो और उनके दोस्त थामे हुए होते हैं। वे उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके शरीर पर जख्म और गहरे होते जा रहे हैं। फिन्नी चिल्लाकर कहता है, तुम्हें खुद लड़ना होगा। ड्रीम वर्ल्ड में ग्विन अपने भाई की आवाज़ सुनती है। उसे हिम्मत मिलती है। वो पलटकर ग्रैबर पर हमला करती है। इस दुनिया में अब वो खुद को मजबूत मान चुकी होती है और यही उसकी ताकत बन जाती है। ग्रैबर पीछे गिर जाता है। ग्विन होश में आ जाती है। सब लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां ग्रैबर ने कैंप के मालिक को पानी में धकेला था। वे उसे बाहर निकाल लेते हैं। वो बताता है कि उसे 3 में से एक बच्चे का शव मिल गया है। सबको नई उम्मीद मिलती है। तभी ग्विन और फिन्नी के पिता वहां पहुंचते हैं और अपने बच्चों को वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन ग्विन मना कर देती है। हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें बच्चों के शव ढूंढने होंगे और ग्रैबर को हराना होगा। पिता कहते हैं कि उसकी माँ को भी यही समस्या थी, इसलिए उसने अपनी जान ले ली।
ग्विन जवाब देती है, नहीं, माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, ग्रैबर ने उन्हें मारा था क्योंकि उन्होंने उसकी सच्चाई जान ली थी। वो आगे कहती है, जब आपने माँ की लाश पहली बार देखी थी तब आपने कहा था, मैंने क्या कर दिया। ये सुनकर पिता सन्न रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने सच में वही कहा था। अब उन्हें ग्विन पर यकीन हो जाता है। उन्हें भी एहसास होता है कि ग्रैबर ही उनकी पत्नी का कातिल था। सुबह होते ही वे बाकी 2 बच्चों के शव ढूंढने लगते हैं। घंटों की तलाश के बाद भी कुछ नहीं मिलता। थककर ग्विन वहीं सो जाती है। नींद में वो फिर ड्रीम वर्ल्ड में पहुंचती है। वो देखती है कि ग्रैबर कैंप के 2 कर्मचारियों पर हमला कर रहा है। ग्विन समझ जाती है कि समय बहुत कम है। वो झील में कूद जाती है। पानी के अंदर उसे बाकी 2 बच्चों के शव मिल जाते हैं। वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है। उसका पिता भी उसकी मदद करता है। उधर बाहर फिन्नी पर ग्रैबर हमला करता है। हालांकि वो उसे देख नहीं सकता, लेकिन उसे महसूस होता है। फिन्नी पूरी ताकत से वार करता है और ग्रैबर को पीछे फेंक देता है। तभी बच्चों के शव बाहर निकाल लिए जाते हैं। इससे ग्रैबर और कमजोर पड़ जाता है। ग्विन बाइबल की आयतें पढ़ती है, जिससे ग्रैबर की ताकत और घटने लगती है। भागते हुए ग्रैबर को झील के नीचे से बच्चों की आत्माओं के हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं। आखिरकार ग्रैबर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उन मासूम बच्चों की आत्माओं को शांति मिल जाती है। झील के नीचे तीनों बच्चों की आत्माएं ग्रैबर को जकड़ लेती हैं। ठंडे पानी में उसे जमा कर वे हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। उसी पल ग्विन की नींद खुल जाती है। उसके सामने अर्नेस्टो खड़ा होता है, वही इंसान जिसे वो दिल से चाहती है। अर्नेस्टो मुस्कुराकर कहता है, अब सब ठीक हो गया है। ग्विन को सुरक्षित देखकर अर्नेस्टो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका बदला पूरा हो चुका था, क्योंकि उसका भाई भी कभी ग्रैबर का शिकार बना था। अगली सुबह कैंप का मालिक पुलिस को फोन कर तीनों बच्चों के शव मिलने की सूचना देता है, ताकि उन्हें सम्मान के साथ दफनाया जा सके। बाकी सब लोग वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी एक बार फिर भूतिया टेलीफोन बज उठता है। ग्विन फोन उठाती है। दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज आती है, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है। ग्विन भावुक होकर कहती है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ जवाब देती है, मुझे भी मेरी बच्ची। ग्विन पूछती है, क्या ये सब जो मैं सपनों में देखती हूं ये कभी खत्म होगा? माँ प्यार से कहती है, ये कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक वरदान है। इससे तुम दूसरों की मदद कर सकती हो। ये शक्ति कभी मेरे पास थी और अब तुम्हारे पास है। ग्विन सब समझ जाती है। माँ कहती है, अपने भाई फिन्नी से कहना कि मुझे उसकी भी बहुत याद आती है। और इसके बाद कॉल कट जाती है। ग्विन सारी बात फिन्नी को बताती है कि उनकी माँ उसे याद करती है। ये सुनकर फिन्नी की आंखें भर आती हैं और उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। आखिरकार सब लोग वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये रहस्यमयी और भावुक कहानी समाप्त हो जाती है।